चलिए, तो आज का टॉपिक है कोलोइड्स। पिछले वीडियो में मैंने एडजॉर्प्शन डिस्कस किया था और आज स्पेशली हम कोलोइड्स के बारे में और कोलोइड से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कोलोइड्स। सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सॉल्यूशन के बारे में क्या सुना होगा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट यदि मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, एक स्पीसीज बनाता है, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। चलिए अब हम इसको रिलेट करते हैं कोलोइड्स से। कोलोइड्स एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट सॉल्यूट हुआ करता था जो सॉल्वेंट के कंपेयर में कम था, कोलोइड्स में उसके जगह पे डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स फेज। और सॉल्वेंट के जगह पे डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्शन मीडियम प्लस डिस्पर्स फेज गिव कोलोइड्स। तो अब बात आती है कि कोलोइड्स और सॉल्यूशन का कंपेयर आ ही गया, तो इससे रिलेटेड एक और कंपोनेंट है सस्पेंशन। तो क्या इस तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा हम वो भी बता देते हैं। तो इसमें तीनों में डिफरेंसेस कुछ इस टाइप से है कि जैसे कोलोइड्स का जो पार्टिकल्स है वो 1 nm to 100 nm होता है, लेकिन सॉल्यूशन में उसका कोलाइड जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं 1 nm से छोटा होता है, और सस्पेंशन में 100 nm से ऊपर सस्पेंशन का पार्टिकल्स होता है। ट्रू सॉल्यूशन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास कर जाता है, लेकिन कोलोइड ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर जाता है लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता। डू नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। और सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, किसी से पास नहीं करता। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं या जो सॉल्यूशन होता है वो सेटल डाउन नहीं होता, कोलोइड भी सेटल डाउन नहीं होता, और सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाता है। एक लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो वो सेटल डाउन हो जाता है, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। डिस्पर्स फेज के जो डिस्पर्स फेज क्या मतलब जो उसमें डिजॉल्व होता है, उसके कंपोनेंट जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन में सेटल नहीं होता और कोलोइड्स में भी सेटल नहीं होता है। विस्कोसिटी की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो है, विस्कोसिटी नहीं, विजिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स जो है इनविजिबल होता है ट्रू सॉल्यूशन का, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू देम, और यह स्कैटरिंग हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देखे जा सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्विकली डिफ्यूज करता है, और कोलोइडल सॉल्यूशन स्लोली डिफ्यूज करता है, और जो सस्पेंशन होता है वो डिफ्यूज नहीं करता है। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है,
लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट होता है, ओपेक होता है। तो ये जो थे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस था। इसके बाद हम बात करते हैं कोलाइडल सिस्टम का। तो इसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दो टाइप के कंपोनेंट थे। तो इसमें जो इंटरेक्शन होती है, इसमें जो पार्टिकल साइज होती है, इसका जो स्टेट होता है, इसके हिसाब से कोलॉइड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। जैसे यदि हम फिजिकल डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल जो स्टेट है उसके हिसाब से यदि हम क्लासिफाई करें तो 8 कैटेगरी में रखा गया है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, आपका जो आसपास में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सपोज करते हैं कि डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो इस ढंग से सॉलिड सॉल्व बनता है और जो सम कलर्ड ग्लासेस बेस्ट एग्जांपल थे। यदि डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो इसको हम सॉल्व बोलते हैं, SOL सॉल्व बोलते हैं। पेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, इसको एरोसॉल बोलते हैं, और स्मोक इसका बेस्ट एग्जांपल है। डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो तो ये जेल है, जेल आप समझ ही गए होंगे, चीज है, बटर है, जेलीज हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल है। डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, तो इमल्शन बनाता है, मिल्क बेस्ट एग्जांपल है। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, एरोसॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है। फॉग, एरोसॉल इसको बोलते हैं और फॉग इसका बेस्ट एग्जांपल है। डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो सॉलिड फोम इसको बोलते हैं, फोम रबर इसका बेस्ट एग्जांपल है। डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो फोम बनाता है, फ्रोथ इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट था उसके हिसाब से ये 8 कैटेगरी में इसके डिवाइड किया गया है। फर्दर डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से भी कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है। सपोज कुछ स्पेसिफिक नेम है जिसको बता रहे हैं, जैसे डिस्पर्शन मीडियम यदि वाटर है तो उसको स्पेशल नेम हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल बोलते हैं। डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है तो अल्कोसॉल बोलते हैं। डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है तो बेंजोसॉल बोलते हैं। डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो इसको एरोसॉल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसके हिसाब से कोलॉइड्स को 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक है लायोफिलिक कोलॉइड्स और दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक का सिंपल मतलब होता है लिक्विड लविंग और लायोफोबिक का लिक्विड हेटिंग। तो क्या होता है इसमें, यदि हम लायोफोबिक सॉल और लायोफोबिक सॉल के बारे में, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल के बीच हम डिफरेंसेस देखें तो जो लायोफिलिक सॉल है वो डायरेक्टली मिक्सिंग विद लिक्विड इन डिस्पर्शन, मतलब जो डिस्पर्शन मीडियम में डायरेक्टली मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, डायरेक्टली बनता है। लेकिन जो जो लायोफोबिक सॉल है, कोलॉइड्स हैं, वो स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। लायोफिलिक सॉल क्वाइट स्टेबल होता है और आसानी से प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा, कोगुलेटेड नहीं होगा, लेकिन लायोफोबिक सॉल इजी प्रेसिपिटेटेड होता है व्हेन सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन इट। लायोफिलिक सॉल हाईली हाइड्रेटेड होता है और लायोफोबिक सॉल हाईली हाइड्रेटेड नहीं होता है।
लायोफिलिक सॉल्ट रिवर्सिबल नेचर का होता है और लायोफोबिक सॉल्ट इरिवर्सिबल नेचर का होता है। ये लायोफिलिक सॉल्ट यूजली ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, जैसे स्टार्च है, गम है, प्रोटीन है। एंड लायोफोबिक सॉल्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है, लाइक मेटल्स और जो उसके सल्फाइड्स हैं वो होते हैं। विस्कोसिटी डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा होता है लायोफिलिक सॉल्ट में, और लायोफोबिक सॉल्ट में विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम होता है दैट ऑफ द मीडियम। सरफेस टेंशन लायोफिलिक सॉल्ट में लोअर देन, यूजली लोअर देन डिस्पर्शन मीडियम का होता है, और लायोफोबिक में सरफेस टेंशन नियरली सेम होता है दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। विस्कोसिटी की बात करें तो पार्टिकल जो है, विस्कोसिटी डिस्कस कर चुके हैं, विजिबिलिटी की बात करते हैं तो पार्टिकल्स नाइदर विजिबल होता है और नॉट डिटेक्टेड इजली बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। लायोफिलिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, और लायोफोबिक सॉल्ट में पार्टिकल्स नॉट विजिबल होता है एंड इजली डिटेक्टेड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। लायोफिलिक सॉल्ट में पार्टिकल्स में माइग्रेट इन आइदर डायरेक्शन और मे नॉट माइग्रेट इन एट ऑल, ऐसा हो सकता है, माइग्रेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और लायोफिलिक सॉल्ट में पार्टिकल्स जो है माइग्रेट इन ओनली वन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में माइग्रेट करता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक सॉल्ट एंड लायोफिलिक सॉल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जाम। नाउ हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन फेज का जो पहला हमने देखा, उसका जो फिजिकल स्टेट था उसके हिसाब से देखा। दूसरी बार हमने देखा कि उसमें जो इंटरेक्शंस थे उसके हिसाब से देखा। और तीसरे टाइप का है कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का कैसे उसमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन तो मैंने देखा था। अब तीसरे कैटेगरी में आता है मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर एंड एसोसिएटेड क्लोराइड्स। मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर एंड एसोसिएटेड क्लोराइड्स। तो सबसे पहला मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन डिसोल्यूशन और लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस जिसकी डायमीटर 1 nm से छोटा होता है एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज एंड स्पीसीज thus formed are called multimolecular chlorides। वेरी सिंपल कि इसमें जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वह कैसे बनते हैं, किस टाइप के सब्सटेंस से बनते हैं। तो वैसा एटम्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल जिसकी साइज 1 m से छोटा होता है उसको जब हम डिसॉल्व कराते हैं सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में तो ये सब्सटेंस एग्रीगेट होकर एक स्पीसीज बनाता है, और उस स्पीसीज को हम और उस स्पीसीज का जो साइज पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। यानी 1 nm टू जो 100 nm की बात कर रहे थे उसके बीच में कोलाइडल पार्टिकल्स बनते हैं। तो इस ढंग के जो क्लोराइड्स हैं उसको मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स कहते हैं। यानी 1 m से छोटा वाला जो पार्टिकल्स है वो उसको हम मीडियम में डिसॉल्व कराया, सुटेबल मीडियम में, डिस्पर्शन मीडियम में, और वो एग्रीगेट होकर एक ऐसा पार्टिकल्स बनाया जिसकी साइज कोलाइडल रेंज में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स। जैसे इसमें जो सल्फर सॉल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है,
गोल्ड सॉल्ट भी इसका अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है मैक्रोमोलेकुलर क्लोराइड्स। क्या होता है मैक्रोमोलेकुलर क्लोराइड्स? तो इसमें बिग साइज मॉलिक्यूल, जैसे वहां स्मॉल साइज एटम्स या मॉलिक्यूल्स था, यहां पर बिग साइज एटम, बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। उसे हम सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं डिसोसिएट होकर वह एक कोलाइड्स बनाता है, एक स्पीसीज बनाता है जिसमें पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में आ जाती है। यानी वो जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होकर जो पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में आ जाता है, यानी 1 nm से 100 nm के बीच में आ जाता है। तो ऐसे स्पीसीज को हम मैक्रोमोलेकुलर क्लोराइड्स कहते हैं। नाइलॉन है, पॉलीथीन है, सिंथेटिक रबर है, दीज आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलेकुलर क्लोराइड्स। इस ढंग से आगे हम बात करते हैं एसोसिएटेड क्लोराइड्स की बात करते हैं। एसोसिएटेड क्लोराइड्स, हम लोगों ने मेसिल का नाम जरूर सुना होगा, सोप सॉल्यूशन का नाम जरूर सुना होगा। तो जो सोप सॉल्यूशन होता है, यानी जो एसोसिएटेड क्लोराइड्स का एक बेस्ट एग्जांपल मेसिल है, क्या होता है उसमें? सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होता है कि एट लो कंसंट्रेशन में ये बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसंट्रेशन ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं एग्रीगेट टुगेदर, एक जगह एग्रीगेट हो जाता है और एग्रीगेट होकर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं और जो स्पीसीज बनता है उसको हम एसोसिएटेड क्लोराइड्स कहते हैं। मिसिल इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो हमें यदि मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर और एसोसिएटेड क्लोराइड्स में डिफरेंसेस देखना है, एक तो आपने देख लिया कि एक में फर्स्ट की जो मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स में स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं, मैक्रो में बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो एसोसिएटेड क्लोराइड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट वाला जो है एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होते हैं? एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। जो मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स हैं उसमें मॉलिक्यूलर मास वेरी हाई होता है और मैक्रोमोलेकुलर में भी हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, और जो एसोसिएटेड क्लोराइड्स हैं मॉलिक्यूलर मास जनरली हाई होता है। थर्ड है मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स में वान डेर वाल्स फोर्सेस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, और इसमें जो मैक्रोमोलेकुलर्स हैं उसमें वान डेर वाल्स होते हैं, साइज बड़ी होती है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। और थर्ड, एसोसिएटेड क्लोराइड्स में हायर कंसंट्रेशन होते हैं तो ग्रेटर आर द वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इसके बाद फोर्थ है जो मल्टीमोलेकुलर क्लोराइड्स हैं वो लायोफिलिक कैरेक्टर का होता है, मैक्रोमोलेकुलर लायोफोबिक कैरेक्टर का होता है, और जो एसोसिएटेड क्लोराइड्स हैं वो दोनों कैरेक्टर का होता है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक नेचर, दोनों तरह का होता है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लोराइड्स कैसे बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें डिस्पर्शन मीडियम आता है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन, और केमिकल मेथड, कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो बहुत तरह के हैं, बट हमारे सिलेबस में दो तरह के हैं। एक है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन।
इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे मेटल सॉल्ट इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें इस मेथड को हम ब्रीडिंग मेथड बोलते हैं। और आप फिगर में देख सकते हैं कि एक आइस टब है, उसमें वाटर रखा हुआ है और उसमें क्या है, वाटर भी ले सकते हैं और जो सुटेबल आपका जो है कोई डिस्पर्शन मीडियम है, तो आप वाटर एग्जांपल लेकर अभी चलें। तो इसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड को एस्पार्क कराया जाता है और उससे जो हीट जनरेट होती है उसमें उसे वेपर प्रोड्यूस होता है और जो मेटल्स का वेपर है वो एक जल्दी से कूल हो जाता है और वो वहां पर उसमें डिसॉल्व हो जाता है और उसकी जो पार्टिकल साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाती है और इस ढंग से कोलाइड्स बनता है। सेकेंड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड को सुटेबल हम इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स वेल करते हैं। तो क्या होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उस पार्टिकल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोलाइट से एक आयंस का उस पर लेयर बन जाता है और उस लेयर बनने के वजह से वो प्रेसिपिटेट धीरे धीरे जो है ब्रेकडाउन होते होते वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कोगुलेशन भी नहीं होता, क्योंकि एक जो प्रेसिपिटेट के चारों तरफ जो लेयर है, दूसरा जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के चारों तरफ है लेयर है, वो दोनों में सेम चार्ज होती है, इसलिए वो आपस में रिपल्सन होता रहता है और वह एक स्टेबल जो है कोलॉइड्स बना देता है। तो इस ढंग से उसकी स्टेबिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट मेथड है कोलॉइड्स बनाने का केमिकल मेथड। इसमें डबल डिकम्पोजिशन मेथड आता है, बाय रिडक्शन होता है, बाय ऑक्सीडेशन होता है, बाय हाइड्रोलिसिस होता है। तो बाय डबल डिकम्पोजिशन में जैसे आर्सेनियस सल्फाइड जो कोलाइडल सॉल्ट बनाना है तो डबल डिकम्पोजिशन से बना सकते हैं। इसका रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं। रिडक्शन है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो कोलाइडल सॉल्ट है वो उसको हम रिडक्शन बाय रिडक्शन मेथड से बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे आप सल्फाइड है, सल्फर इज ऑब्टेन इन द कोलाइडल फॉर्म। कब? जब when H2S is bubbled through solution of oxidizing agent like nitric acid and bromine water। यानी जो सल्फर है वो कोलाइडल फॉर्म में ही ऑब्टेन होता है। कब? जब H2S को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड और ब्रोमीन वाटर में हम बबल करते हैं तो वहां जो है सल्फर सॉल्ट बनता है। रिएक्शन देख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में जैसे FeCl3 जो उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो FeOH3 और 3HCl बनाता है जो कि जो है FeOH3 एक कोलॉइड्स है जो हाइड्रोलिसिस से बना। तो ये मेथड है जिससे जो है हम कोलॉइड्स को बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का कि कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन कोलॉइड्स में कुछ इंप्यूरिटीज होती है, उस इंप्यूरिटीज को कम करने की जो प्रोसेस है उसी को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। यानी प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच मिनिमाइजेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स और इंप्यूरिटीज फ्रॉम द कोलॉइडल सॉल्ट टू मिनिमम एक्सटेंट। जितना मिनिमम एक्सटेंट तक, मैक्सिमम एक्सटेंट यानी मैक्सिमम एक्सटेंट तक उसकी इंप्यूरिटीज को हम कम करते हैं, मिनिमम एक्सटेंट तो नहीं। तो इस प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। डायलिसिस का नाम हम लोगों ने सुना होगा। इसमें
क्या होता है कि एक डायलाइजर होता है, एक बैग होता है जिसमें एनिमल मेम्ब्रेन होते हैं और उसमें कोलॉइडल सॉल्ट रखा जाता है और उसे एक वाटर बाथ में डाल दिया जाता है जिसमें एक तरफ से वाटर आ रहा है, दूसरी तरफ से जाता है। तो जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। इसे भी हम फिगर में देख सकते हैं। तो ये रहा डायलिसिस, यानी जो इंप्यूरिटीज होती है वो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कोलॉइड्स की इंप्यूरिटी को कम कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें जो है उसमें जो पोर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं जिससे होकर कोलॉइडल पार्टिकल्स भी पास कर जाता है। बट यही ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में शोक कर लेते हैं, मतलब उसमें हम डीप करते हैं, इंप्रेग्नेंट करते हैं और फिर उसे निकालकर फॉर्मल्डिहाइड में डीप करके हार्ड कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो उस ढंग से जो फिल्टर पेपर बन जाता है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो जाता है। और उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जो उसमें हम कोलॉइडल सॉल्ट रख के और हम पास कराएंगे तो उससे होकर जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे वो बाहर निकल जाता है। लेकिन यह प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, इसलिए जो है सक्शन पंप का भी सहायता लिया जाता है। तो ये दो तरीके थे जिससे हम कोलॉइड्स के इंप्यूरिटीज को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है। जैसे हम लोगों ने कुछ बात पहले भी कर चुका था कि हेटेरोजेनियस कैरेक्टर का होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कांट बी यूज्ड टू रिमूव डिस्पर्स फेज बिकॉज साइज फोर्स जो है फिल्टर पेपर का बिगर होता है। और इसी ढंग से विजिबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट जो है अंडर सुटेबल, तो नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सारी बातें आ गई। इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से इसका शॉर्ट ऑर्डर होता है क्योंकि पार्टिकल साइज इसमें बड़े होते हैं। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्राउनियन मूवमेंट आता है। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें जिगजैग मूव कर रहे होते हैं। कोलाइड्स में वो हेयर एंड देयर जिगजैग मैनर से मूवमेंट कर रहा होता है, तो इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट जो है काइनेटिक एनर्जी के वजह से होता है और इसी मूवमेंट के वजह से जो कोलॉइड्स हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्या तो अब बात ये आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या होते हैं? तो ब्राउनियन मूवमेंट सबसे पहले कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी देता है। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंस। एंड सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेम द प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन एवोगाड्रो नंबर, तो उसमें आपको ये आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट का नाम सुना होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू द कोलॉइडल सॉल्व। तो जो स्कैटरिंग होती है इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट और जो इल्यूमिनेटिंग पाथ होता है, इल्यूमिनेटिंग जो पाथ होता है उसे हम टिंडल कोन कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थे। इसी टाइप से कोलॉइड्स का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में यदि जो है इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड इमर्ज कर दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए
तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइड में पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो अपोजिटली चार्ज कैथोड और एनोड के तरफ जो है वो माइग्रेट होते हैं। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कैटाफोरेसिस भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके डायलिसिस को भी फास्ट किया जा सकता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट बोला था कि इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए कैसे प्यूरिफाई करते हैं, तो एक डायलिसिस उसमें दिया था। यदि जो है वो जो बैग है, जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोलाइडल सॉल्ट लगते हैं और जो वाटर बाथ में उसे रखते हैं, तो यदि उस वाटर बाथ में एक तरफ इलेक्ट्रोड और एक तरफ कैथोड लगा दिया जाए, तो जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं वो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, तो अपोजिटली जो चार्ज आयंस है उसको जो है कैथोड और एनोड अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने से वो डायलिसिस जो है फास्ट हो जाती है। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसके बाद एक बात आती है प्रॉपर्टी में, कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? तो कोगुलेशन जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई कोलॉइड्स है, उसमें कुछ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो उसमें कोगुलेशन हो जाती है, कोगुलेशन हो जाता है। तो हार्डी-सुज़ी लॉ बताता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड फास्टर इज द कोगुलेशन। यदि इलेक्ट्रोलाइट जो हम उस कोलॉइड्स में रखते हैं, तो जो अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा कोगुलेशन करेगा, वो फास्टर कोगुलेशन करेगा। तो दिस इज अबाउट हार्डी-सुज़ी लॉ। अब एक और बात आती है कि कोगुलेशन क्या होता है। कोगुलेशन क्या होता है? तो वह मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट एडेड इन 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं, सो एज टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन, इज कॉल्ड कोगुलेशन। और वैल्यू और फ्लोकुलेशन, वैल्यू भी कहते हैं। ए स्मॉलर फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज द कोगुलेशन और प्रेसिपिटेटिंग पावर। इसको और आसानी से समझे, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट एडेड इन 1 nm, दैट मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सो एज टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। तो वह मिनिमम अमाउंट को हम कोगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं या फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलते हैं। इसकी वैल्यू जितनी कम होती है उतना जो है वो कोगुलेटिंग पावर होगी या फ्लोकुलेटिंग पावर होगा। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे, हाँ, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है, ये जो अब बात आई कि कोलॉइड्स की बात आ रही है, तो हमने क्या कहा कि कोई कोलॉइड्स है, उसमें कुछ हमने ऐड किया, तो ऐड किया, जो सपोज करते हैं, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले हम जो हार्डी-सुज़ी लॉ है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उस टॉपिक में आएंगे। तो ये हार्डी-सुज़ी लॉ, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज द कोगुलेशन, ये हमने देखा था। तो अभी देखा जाए कि Al3+, Ba2+, Na+ में, तीनों में सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसका होगा?
तो Al3 प्लस इसकी चार्ज ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन इसकी होगी। Ba2 प्लस का उससे कम है तो उससे कम उसका कोगुलेटिंग वैल्यू होगा, कोगुलेशन कम करेगा। और Na प्लस पे सिंगल चार्ज है तो उससे भी कम करेगा। इसी टाइप से FeCN6 4 माइनस की बात करें तो 4 माइनस है, याद रखिए PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, Cl माइनस। तो 4 माइनस वाला जो होगा उसका ज्यादा जो है कोगुलेटिंग पावर होगा, कोगुलेटिंग करेगा। 3 माइनस वाला उससे कम करेगा, SO4 2 माइनस उससे भी कम करेगा और Cl माइनस जो है सबसे कम करेगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि हार्डी-सुलजी लॉ जो है हम लोगों का क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करें, कोलाइडल पार्टिकल्स जो है हमेशा उस पे कुछ कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। और तो नेचर ऑफ चार्ज इज सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स इन गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन। और मे बी ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इस टाइप से दो तरह का कोलाइडल सॉल्व होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। तो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक डाई स्टफ जैसे मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन, ये सब जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं। और मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके सल्फाइड्स भी हैं। तो गम है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये सब जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पर एक और समझने वाली बात है कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड किया, तो जो प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड आयंस हैं वो फॉर्म अ डिस्पर्शन मीडियम एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन रिजल्ट। क्या होता है कि अभी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने पोटेशियम आयोडाइड में डाला तो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेटेड हुआ और डिस्पर्शन मीडियम से जो सिल्वर आयोडाइड AgI हुआ और जो डिस्पर्शन मीडियम से I माइनस वो उस पर प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब कर लिया। तो इस टाइप से नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बना। इसी टाइप से यदि KI सॉल्यूशन को AgNA3 सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां भी AgI बनता है, प्रेसिपिटेटेड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट से Ag प्लस प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाता है। इस टाइप से पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनता है। ऐसा ही एग्जांपल हम FeCl3 को एक्सेस हॉट वाटर में यदि हम ऐड करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड वो बन जाएगा। और इसी को FeCl3 को ही यदि NaOH में ऐड करते हैं तो वहां पर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बन जाएगा। यहां पर समझने वाली बात है कि एक फिक्स लेयर बन गया तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो डिस्पर्शन मीडियम से जो उस पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाले को अपना अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप से पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट किया तो एक दूसरा लेयर बन गया। तो एक तो फिक्स लेयर था और जो बाहर वाला लेयर बना वो डिफ्यूज लेयर उसको बोलते हैं। तो इस टाइप से फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर बनता है और फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप होता है जिसको हम जेटा पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जेटा पोटेंशियल बनता है। चलते चलते एक और बातें करते हैं कि जो अभी हमने प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन की बात किया, कोगुलेशन
ऑफ लायोफोबिक सॉल कैसे करते हैं? तो सबसे पहला तरीका बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स और वो डिस्चार्ज हो जाता है और प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। सेकेंड है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो भी जो है वो कोगुलेशन करेगा। बॉइलिंग करेंगे तो जब सॉल्ट को बॉयल करते हैं तो जो एडजॉर्ब लेयर जो है एडजॉर्ब लेयर डिस्टर्ब ड्यू टू इंक्रीज कोलिजन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाता है एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। परसिस्टेंट डायलिसिस करते हैं, बार बार डायलिसिस करेंगे वो भी हो जाएगा और बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो भी जो है हो जाएगा। यदि हम कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट करें तो दो फैक्टर्स यदि हम रिमूव कर दें चार्ज बाय एडिंग, देखिए दो फैक्टर्स हैं व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। फैक्टर्स है चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यदि these two factors are removed, यदि कर देते हैं तो लायोफिलिक सॉल्ट कैन बी कोगुलेटेड। अब ये दोनों फैक्टर कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कर सकते हैं। बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, इससे भी कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, एसीटोन आर एडेड टू हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज आकर और अंडर दिस कंडीशन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। यानी अल्कोहल और एसीटोन जो है यदि हाइड्रोफिलिक सॉल्ट में सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यदि हम डालेंगे तो भी कोगुलेशन हो सकता है। इसी टाइप से हम क्लोराइड्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो लायोफिलिक सॉल्ट तो बहुत स्टेबल होता है लायोफोबिक से, इसलिए क्यों होता है? क्योंकि लायोफिलिक जो क्लोराइड्स होते हैं वो एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स कवर्ड बाय शीट ऑफ लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो ये होता है। एंड लायोफिलिक जो क्लोराइड्स है यूनिक